जैसे बेटा इस पेन को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी जब जानते हो हाई है, छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाता है, जब अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है इसका मतलब बच्चों वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। 2-3 डाउट आपके दूर करता हूँ। ऐसे सवाल में पहली शंका, सर यहाँ से यहाँ गैस गई, जैसे हाई प्रेशर है बच्चों आपका 200 किलो पास्कल, जब पतली सी अपने पाइप से जोड़ा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस जाने लगी, उसके आगे आ गई। कब तक जाएगी सर? जब तक जाएगी बेटा जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। प्रेशर डिफरेंस से मास ट्रांसफर होता है। आज हम केटीजी स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चों केटीजी को थोड़ी देर में आपको क्लासिफिकेशन करूंगा, किस टाइप से आप आइडियल और रियल गैस की बातें करेंगे आधे घंटे, फिर मैं धीरे धीरे बच्चों आपको आइडियल गैस के ऊपर ले आऊंगा। देखो कैसा बेटा, पहले बच्चों आइडियल गैस के लिए मैं लिखा, यहाँ पे आइडियल गैस की कंडीशन है, यदि इंटरनल एनर्जी लिखा जाए तो बच्चों होती काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों यहाँ भी ऐसा ही लिखा जाएगा। यदि रियल गैस की भी आप बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी को लिखा जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी के लिए बेटा मैंने ऐसा लिखा कि इंटरनल एनर्जी को आई लिखा है, बाद में इसको मैं सिंबल में लिया हूँ यू के डी जी के बीच में आ जाएगा। बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा फंक्शन ऑफ IMF, मैंने लिखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। बच्चों फंक्शन लिखने से डरना नहीं है, जैसे ऐसा बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ऐसा लिखा जा सकता है y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखना ही फंक्शन बोलते हैं। जिस टर्म को बच्चों जैसे y इज इक्वल टू मैंने एक्स क्यूब लिखा, y को x की टर्म में लिखना मतलब फंक्शन ऑफ x है। इसका लिखने का लॉजिक ये होगा सिंपल कि आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी या जब भी फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, उसमें टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। सेम यहाँ लिखा बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आगे सुनते हैं बच्चों, IMF जो है अज्यूम किया जाता है आइडियल गैस में, अभी लिखवाएंगे इसको। आइडियल गैस में अज्यूम बेटा जीरो वैल्यू है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो टोटल डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है, यदि आपकी आइडियल गैस की बात आपने किया है। यदि आप यहाँ बात करोगे तो बच्चों आपकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और IMF आपकी प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अभी मैं P और V ऐसे लिखा आपको, थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा बच्चों कैसे P और V पे डिपेंडेंट है या क्या आपका IMF होता है। दोबारा देखो बच्चों, एक लाइन में लिखाना चाहता था यहाँ, जब आपका टेम्परेचर यदि बोल दे बेटा एब्सोल्यूट जीरो है, एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन, जब 0 केल्विन होगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों पहले ही 0 है क्योंकि आपके पास IMF की वैल्यू यहाँ 0 माना जाता है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी आपको 0 हो जाएगी। एक लाइन में बोलता हूँ बच्चों, फॉर आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन इट इज 0 एनर्जी स्टेट। दोबारा यहाँ देखो बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा आपके पास एट टेम्परेचर 0 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी 0 है, लेकिन बच्चों क्योंकि IMF की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होती, इसलिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ नॉन जीरो है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को क्या बोला जाएगा, ये नॉन जीरो वैल्यू है। दोबारा अच्छे सुनो, एम्स में एक स्टेटमेंट आई, AR में सवाल पूछा गया, फॉर एनी गैस एट 0 केल्विन इट इज 0 एनर्जी स्टेट। बात बेटा ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यदि आप यहाँ बोलते आइडियल गैस के लिए है तब करेक्ट है, आइडियल गैस में 0 केल्विन पे आपकी 0 एनर्जी स्टेट होती है, लेकिन रियल गैस में बच्चों 0 काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन 0 एनर्जी स्टेट नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है। बच्चों जो टर्म मैंने लिखा अभी PV और IMF, उसको मैं रिलेट करता हूँ नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। देखो कैसे कुछ अजम्पशंस बनेगी बेटा, उस अजम्पशंस को ध्यान से सुना आप। अजम्पशंस फॉर आइडियल गैस, कौन सी अजम्पशंस है उसको आप अच्छे से सुनना। अजम्पशंस फॉर आइडियल गैस, अब धीरे धीरे मैं आइडियल गैस पे आता हूँ। नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 के हिसाब से कुछ समझाता हूँ IMF को कैसे रिलेट किया जाता है। देखो कैसा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन एटम्स। दो एटम के बीच में जो दूरी होती है बच्चों वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ लॉजिक भी बनता है। देखो कैसा बच्चों, यदि मैं सॉलिड के लिए बोलूँ सॉलिड में IMF ज़्यादा है कि कम है। बच्चों हम लिक्विड के लिए बोलें सेम कहानी बेटा, आप रियल गैस के लिए बोल सकते हैं और बच्चों आइडियल गैस के लिए भी बोला जा सकता है। आप थोड़ा सोचते हैं कोई चीज़ सॉलिड कब बनी हुई, कोई सब्सटेंस सॉलिड कब है, जब दो एटम है जो बहुत पास होंगे, दो एटम जो दूरी बहुत कम होगी तो सॉलिड होगा। मतलब जब दूरी बहुत कम है ना तो IMF बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या बोला जा सकता है,
सॉलिड के बीच में एटम्स की दूरी बहुत कम है, वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। बच्चों ये जो सीरीज बना रहा हूँ मैं IMF की बना रहा, थोड़े से एटम दूर होंगे बेटा लिक्विड फेज होगा, थोड़ी सी और दूर रियल गैस, आइडियल गैस में बच्चों IMF को 0 माना जाता है। अजम्पशन मैं लिखवा दूंगा। इसको मैं आपको 2 मेथड से अभी समझाऊंगा, स्टार भी बनाया सिंगल, इसको 2 मेथड से मैं समझाता हूँ। एक मैथमेटिकल फॉर्म है, आसान है, देखो कैसा सर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -G m1 m2 डिवाइड बाई r। एक तरीका ये हो गया है। यदि आपको डिस्कशन करना पड़ जाए कि सॉलिड की, लिक्विड की और रियल गैस और आइडियल गैस की कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, 2 तरीके की बात बताता हूं बच्चों। जैसे बेटा इस पेन को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, MgS पोटेंशियल एनर्जी जब जानते हो हाई है, छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाता है, जब अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है इसका मतलब बच्चों वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है बेटा। यदि मैं यहाँ देखूँ सर सॉलिड और लिक्विड में कौन मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल फॉर्मूले से बताना मेरे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन मैं इसको इस ऊपर वाले फॉर्मूले से सेपरेशन या IMF से रिलेट कर सकता हूँ। देखो कैसा, उसने बोला सर R की वैल्यू आपकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सबसे कम किसमें है, R सॉलिड में, तो सबसे कम R की वैल्यू सॉलिड में है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मैंने लिखा बच्चों 10, मेरी मन की वैल्यू लिखा मैंने 10। ऐसे लिक्विड में R की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो हो जाएगा 8, ये 6, और इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैंने बोला है अजम्पशन है, क्योंकि आपकी IMF 0 इसलिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि माइनस साइन है मैंने माइनस साइन आगे लगा दिया, तो 0 में तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो आपका माइनस है तो सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में, और फिर बच्चों आपकी रियल गैस और आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसी बात को मैं स्टेबिलिटी वाला जो बोल रहा हूँ उससे समझाता हूँ, स्टेबिलिटी से कैसा देखा जा सकता है। बच्चों ये नोट नंबर 2 को बताने का एक दूसरा तरीका है, सुनो अच्छे से। यदि कोई मुझसे कंपैरिजन कराए सर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है कि बेंच की है, तो मैं ऐसे देखूंगा किसको डिफॉर्म कर पाना आसान। देखो बच्चों मैं अपने आप को डिफॉर्म कर सकता हूँ, जिसको डिफॉर्म कर पाना आसान है वो अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है बच्चों उसकी हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है क्या। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में जो बच्चों डिफॉर्म होगा या इजी टू डिफॉर्म होगा बेटा अनस्टेबल है, और अनस्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। दोबारा देखो कैसा, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एक स्फीयर है बेटे अपने पास, मेटल का स्फीयर है, और एक अपने पास बच्चों रबर का स्फीयर है। जैसे एक अपने पास बॉल होती क्रिकेट वाली इस टाइप की है, एक क्रिकेट की रबर की बॉल है और एक आपके पास मेटल की बॉल है। मैं पूछता हूँ इनमें कौन सा इजी टू डिफॉर्म है, किसको आराम से डिफॉर्म हम कर सकते हैं। आंसर है रबर। तो रबर क्या बच्चों, इजी टू डिफॉर्म। जो इजी टू डिफॉर्म है बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये सर अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल की बजाय और अच्छा वर्ड थोड़ा यूज करता हूँ बच्चों में, इन दोनों में लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होता है बच्चों इसका मतलब यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी कंपैरिजन करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कंपैरिजन किया बेटा मेटल की और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रबर की, तो आप समझ पाओगे सर जो अनस्टेबल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ना ही मुझे कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा, सेम शेप और साइज था बच्चों, सिर्फ डिपेंड किया डिफॉर्मेशन पे, जिसकी डिफॉर्मेशन ज़्यादा अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब बच्चों हाई पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा देखो एक बार आगे बच्चों में रिलेट करता हूँ इस IMF वाली चीज़ों से दोबारा। ऐसे भी आप बोल सकते थे सर जिसकी IMF ज़्यादा मतलब स्टेबल है, IMF ज़्यादा माने पोटेंशियल कम होगी। मैं ऐसे भी रिलेट कर सकता था, एक तरीका हुआ। एक तरीका हुआ बच्चों डिफॉर्मेशन से देखने का। अपना टॉपिक बन जाता बच्चों अजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। क्या मान के आप आइडियल गैस को पढ़ते हैं, अजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। देखो अच्छे सुनना बच्चों, कुछ आपको मैं पहले वाला रिमाइंड कराऊंगा, कुछ नई बातें। बच्चों अपने पास पॉइंट मास मानना पड़ता है। पहले लाइन लिखता हूं, पहला पॉइंट ये बनता है बच्चों आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। बच्चों में जानबूझ के मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, बेटा एटम है तो एटम आ जाएगा। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। अच्छे सुनना इस बात को, पॉइंट मासेस बोला इसका मतलब ब्रैकेट में लिखा मैंने ऑलमोस्ट, ये सांप जैसा ऑलमोस्ट 0 वैल्यूम। इस बात का आपको समझाता हूं बच्चों। आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, जहां भी पढ़ा होगा बेटा, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया होता कि कंटेनर की वॉल्यूम 100 लीटर है, आप उसी को गैस की वॉल्यूम मान के पढ़ते हैं। तो कंटेनर की वॉल्यूम को गैस की वॉल्यूम कैसे मान लिया सर, क्या 2 चीजें अलग हैं कि सेम है। एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं, हमारे पास ये रूम है बच्चों, इसकी वॉल्यूम आज से मैंने मान लिया 100 लीटर है। आप लोग बैठे हुए हो, आप लोगों को मैंने बोल दिया बच्चों 100 मॉलिक्यूल्स हैं। इसके ऊपर आ रहा हूं बच्चों मैं, पॉइंट मास का मतलब क्या, इस बात को समझाना चाह रहा हूं मैं। ये पॉइंट मास मैंने क्या लिखा है,
100 बच्चे बैठे हुए हैं, सारे पॉइंट मास में मानता हूँ। तो बच्चों आप सारे बच्चों ने मिलके कितना भी मामूली साइज हो, 100 लीटर में से 0.1 लीटर तो ऑक्यूपाई कर ही लिया, जहाँ बैठे हुए वो वॉल्यूम तो आपने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो एक्चुअली अब कितनी वॉल्यूम बची हुई सर, 100 लीटर रूम की वॉल्यूम थी, 0.1 लीटर हमने ऑक्यूपाई किया, तो बच गए 99.9 लीटर। दोबारा कंफर्म किया सर, कंटेनर की वॉल्यूम और गैस की वॉल्यूम सेम है क्या? दो अलग चीजें हैं। कंटेनर की वॉल्यूम बच्चों होती है जो दिया हुआ है 100 लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या होता है बच्चों? अच्छे सुना, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हुआ बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो 100 माइनस 0.1 जो 99.9 आना बेटा, एक्चुअली वो वॉल्यूम ऑफ गैस है। लेकिन मैंने लगभग 0 बोला, 100 और 99.9 में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, इसलिए आप वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को सेम मानते हैं। दोबारा देखो बच्चों कैसा, अगला फिर आ गया अपना इंपॉर्टेंट सेकंड वाला नोट। बच्चों फिर मैं आपको समझाता हूँ बेटा, अपने पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो दो संभावनाएं मुझे नजर आती हैं, या तो वो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे या बच्चों दीवार से टकरा सकते हैं। दो टाइप की कोलिजन हो सकते हैं बच्चों, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक कोलिजन संभव है बच्चों, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एक बात है। दूसरा हो सकता है बच्चों एंड, या हो सकता है कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर, विद वॉल ऑफ कंटेनर। दो संभावनाएं मुझे नजर आती हैं, जो दोनों ही संभावनाएं मैं क्या बोलता हूं बेटा, कोलिजन चाहे मॉलिक्यूल का हो, चाहे आपस में हो, चाहे दीवार के साथ हो, इज परफेक्टली इलास्टिक, इज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा सुनना बात को, अरे ऐसे ही तो मैंने बोला भाई, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया मैंने, अजम्पशन है, अजम्पशन है, मान लो, माना गया परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक लिखने का एक महत्व है बच्चों, नो लॉस ऑफ एनर्जी। चाहे अब कितने भी कोलिजन हो जाएं, आपस में हो जाएं, दीवार के साथ हो जाएं, लेकिन जो एनर्जी है उसका कोई लॉस नहीं होगा, ये माना गया, अज्यूम किया गया, तभी आप आइडियल गैस पढ़ते हो बच्चों। थर्ड वाला और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंगल स्टार भी ऊपर मैंने मार्क किया। कोलिजन का दोबारा मैं आपको समझाता हूं, अपने कोलिजन ऐसे पढ़ा होगा बच्चों, या मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। एक मास m1 u1 वेलोसिटी से मूव किया, एक मास m2 u2 से मूव किया, कोलाइड करने के बाद ये m1 आपका v1 से मूविंग है और m2, अरे सही है क्या? ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बहुत बढ़िया बच्चों। इन बिटवीन वाली कहानी सुनो, बीच में क्या हुआ सर? बीच में ऐसा हुआ कुछ समय के लिए दोनों से टकराए होंगे। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने कोलिजन पढ़ा हुआ है, u1 u2 से यदि कोई मूविंग है तो v1 v2 से हो जाए, ये हम जानते हैं। लेकिन बच्चों जो स्मॉल टाइम इंटरवल होता है बेटा, जो वेरी स्मॉल टाइम होता है, उसमें क्या होता है? उसमें जब कोलाइड करता है आप सुनो बेटा, यहाँ डिफॉर्मेशन आपको नजर आने लग जाता है। मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी कुछ समय के लिए पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो वापस काइनेटिक में जाएगी। देखो मैं कैसे समझता हूँ सर, डिफॉर्मेशन, जैसे डिफॉर्मेशन सुना तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए सर, डिफॉर्मेशन माने पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला आपको? 0 करना है। तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं सर डिफॉर्मेशन ना हो। इसे तीसरे वाले पॉइंट को मैं लिखवा रहा बच्चों, तीसरे वाले पॉइंट को ऐसे लिखवा रहा, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल रिजिड स्फीयर्स। बताओ एक रिजिड वर्ड में ले रहा हूं बेटा, रिजिड स्फीयर्स, बिल्कुल छोटे छोटे स्फीयर हैं लेकिन वो रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है बच्चों कुछ भी हो जाए डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लिख भी रहा हूं, नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये हम मान के पढ़ाई करते हैं बच्चों। आगे आप देखो, एक वर्ड अपने पास इसलिए आ गया बच्चों डिफॉर्मेशन वाला। फोर्थ वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है सर, मान लिया छोटे छोटे पॉइंट हैं, लगभग 0 साइज है बच्चों, इसलिए मैंने 0 साइज लिखा क्योंकि मैं जानता हूँ लगभग बोलना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखो मैंने लिखा है स्मॉल स्फीयर, स्मॉल का मतलब छोटे छोटे हैं, 0 नहीं, कुछ साइज तो नहीं, छोटे हैं। क्या सर आप हमें दिखा सकते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते कैसे? बिल्कुल, देखो बच्चों कैसा, हमने घर में टीवी पैक हो गया है, थर्मोकोल है, थर्मोकोल छोटा टुकड़ा तोड़ा, अच्छे से रब किया, एक एक पार्टिकल ऐसे हिलाकर बाहर फेंक दिया, फूंक मार दी, उड़ गया। जो छोटे छोटे व्हाइट वाले पार्टिकल उड़े बेटा, ऐसे कुछ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझाता हूँ बात को, उसको आप इकट्ठा करो और ऐसे दबा के रखो। दबा के रखोगे तो आपको पता चलेगा, करिए इनको उठाओ हाथ को, फिर फूंक मारी, फिर उड़ गया। क्या जैसे पहले थर्माकोल था उसको दबा के आप ऐसा बना सकते हो? नहीं। कब बनेगा?
जब हमारे गोंद होगी इसको चिपका पाएंगे। बच्चों IMF 0 बोलने का महत्व समझा रहा हूं। IMF 0 होने के कारण मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों, यदि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल को कितना भी आप दबा दो, वो कभी भी आपका दबाने के बाद एज इट इज नहीं रहेगा, मतलब कभी भी फेज चेंज नहीं करेंगे, कभी भी आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होगी। जैसे ही मैं ऐसा बोलता बच्चों में दिमाग खराब हो गया क्या सर आपका? हमने जितनी गैस देखी है आज तक, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो घर वाला सिलेंडर, LPG, सब तो ऐसे सिलेंडर को हिलाते हैं, पानी जैसा हिलता है, लिक्विड है, तो इसका मतलब ये बेटा वो आइडियल गैस नहीं है। इसलिए मैंने बोला नाम इसका अजम्पशंस है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपना बन गया बच्चों, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कांट बी लिक्विफाइड। बच्चों कांट बी लिक्विफाइड का मतलब है आपका, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि बिकॉज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर 0। IMF 0 होने का महत्व है बच्चों कि वो लिक्विफाइड कभी भी नहीं हो पाएगी। अजम्पशन हो गया बेटा अपने पास 4 पॉइंट मासेज हैं, छोटे छोटे स्फीयर हैं, वो रिजिड हैं ताकि डिफॉर्म ना हो, इलास्टिक कोलिजन है और वो लिक्विफाई नहीं होगी। जो चैप्टर का पहला मुख्य टॉपिक है बच्चों गैस इक्वेशन, अच्छे सुनते रहना बच्चों, पहला महत्वपूर्ण आ गया, PMT के लिए भी जरूरी आ गया। और गैस इक्वेशन में मैं डिवीजन करता हूं, पहले मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों आपके पास आइडियल गैस की इक्वेशंस। अभी मैं अलग अलग फॉर्म में आइडियल गैस इक्वेशन लिखूंगा, थोड़ी देर बाद में उसके नोटेशन में लिख दूंगा। देखो कैसा बच्चों, PV इक्वल टू nRT, वेरी पॉपुलर, आप लोग सब जानते हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। दोबारा देखा बेटा, इसका दूसरी फॉर्म देखते हैं सर, P इंटू वी, नंबर ऑफ मोल क्या लिखा जा सकता है, मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। भाई आप चाहे मोलिकुलर मास बोलो, चाहे मोलिकुलर वेट बोलो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं, केमिस्ट्री में फर्क है। लेकिन एक बात मैं समझा सकता हूं, मैं MW किसका नोटेशन ले रहा बेटा, जैसे नाइट्रोजन का 28 होता है, जैसे हीलियम का 4 होता है, मैं उसको मोलिकुलर वेट बोल रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज देख लेना। RT का एजिटी लिखा बेटा। बच्चों वॉल्यूम को नीचे लेके जाता हूं मैं, P मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। बच्चों मास बाई वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी, इंटेंसिटी नीचे आ गया, P बाई रो इक्वल टू RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। बहुत बढ़िया। इसी को और फॉर्म में देखो, ऐसा लिखता हूं बेटा, P बाई रो एज इट इज RT भी ऐसा बेटा, मोलिकुलर वेट को ऐसा लिख देता हूं मैं, m0 इंटू Na। मोलिकुलर वेट क्या होता है बच्चों, सर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल के मास को ही मोलिकुलर वेट बोला जाता है। मतलब यदि किसी एक मोलिक्यूल का मास अपने पास जो बच्चों m0 है और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब MW बन जाएगा। बच्चों देखो बेटा एक बार, R डिवाइड बाई Na एक अलग कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो P बाई रो वी कैन राइट एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb डिवाइड बाई m0। अच्छे और होशियार बच्चे वैल्यू बता देंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। आप बहुत होशियार बच्चे हो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बोलना। अच्छा 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23। बहुत बढ़िया बेटा। अलग अलग इक्वेशन की फॉर्म और देखो बच्चों, आप जानते बेटा नंबर ऑफ मोल को मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा हुआ, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, सर PV नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na और R इंटू टी, सही लिखा। फिर वही R डिवाइड बाई Na क्या बन जाएगा बच्चों, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट N K इंटू टी। बच्चों इक्वेशन नंबर 4, अंतिम और लास्ट सुन लो बच्चों, P को ऐसा ही लिखा, V को ऐसा ही, N K इंटू टी। बच्चों आप देखो क्या कर सकते हो बेटा, P को ऐसा ही N बाई वी कर दो, K इंटू टी। N बाई वी एक नया टर्म होता है बच्चों, N डैश, इसको मैं लिखता हूं नोटेशन में, N डैश को मैं बोल रहा हूं नंबर डेंसिटी। N डैश को लिखा बच्चों नंबर डेंसिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चों नोटेशन से आप लोग फेमिलियर हैं, एक दो से आप नहीं हो, उसको मैं समझा रहा हूं कौन सा नोटेशन से आप फेमिलियर नहीं हो। अगला एक डाउट, सर ये फॉर्मूले आपको याद करने ना, हमें याद करना PV इक्वल टू nRT और N को बच्चों मास बाई मोलिकुलर वेट या N बाई Na लिखा जाता है। P आएगा सर पास्कल में या बच्चों आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कुछ नोटेशन देख लो, एक ATM 1 ATM को बोला जाता है बच्चों 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बात, इफ स्टार लगा रहा हूं बेटा, इफ x mm ऑफ Hg इज गिवन। बच्चों कभी कभी क्या करता बेटा, वो ऐसे दे देता जो प्रेशर आपका हो वो 100 mm ऑफ Hg है, 200 mm ऑफ Hg ऐसे वैल्यू देता है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, प्रेशर को ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट 136x पास्कल, सीधा कन्वर्ट देना बच्चों। चाहो तो आप कर सकते थे,
सर 10 पावर 5 में होता 670 पास आपका mm ऑफ Hg, ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे। बार बार करने से अच्छा क्या, मैं आपको सीधा एक वैल्यू बताया 136x आप कर लेंगे। बच्चों एक नोटेशन आपका हो गया। दूसरा बेटा V है। V बच्चों यहाँ देखो मैं अच्छे लिख रहा हूँ बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में आपको समझाया दोनों को सेम लिया जा सकता है बच्चों, किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए। वॉल्यूम ऑफ गैस होता है एक्चुअली कुछ कन्वर्जन बच्चों 1 लीटर को लिखा जाता है बेटा आपके पास 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 1 ml या बच्चों 1 cc डिवाइड नहीं करना बच्चों, और 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। अच्छे से और सुनो, n जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों, इसको लिख भी दिया बेटा मैंने नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को लिखा था आपने मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो बेटा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। R जो है बच्चों आपका जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बताना बच्चों बहुत बढ़िया से। इसका आंसर क्या होता है, वैल्यू अच्छा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चों ये वैल्यू में यूज नहीं करनी है बेटा, यूज कौन सी करेंगे सर, यूज हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट इक्वल टू 25/3 25/3 वैल्यू यूज ये करेंगे सवाल में, 8 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर एक स्टार आ गया बच्चों स्मॉल r, इसका नाम होता बच्चों स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, इसका नाम है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बेटा कैपिटल R डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अभी एक बार क्लैरिफाई करता हूं बात को। R जो था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। स्मॉल r क्या बेटा, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू है क्योंकि MW डिपेंडेंट है। अंतिम नोटेशन अपने पास रहेगा, या आप लोग होशियार हो, तापमान किस में लेंगे, केल्विन में। यदि बच्चों डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ x डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कैसे होता है 273 प्लस x केल्विन। बात सही है क्या बच्चों। यदि नंबर डेंसिटी ऐसे मैंने लिख भी दिया था, n डैश इज नंबर डेंसिटी, और उसकी क्या था बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। एक नोटेशंस मैंने आपको लिखे हैं जो उसकी इक्वेशन पहले बनाई थी उसी फॉर्म में, अच्छे से आप नोट करो और आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे से क्या बेटा कैपिटल B पीरी में आता हूं, कैपिटल A आपने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, इसके ऊपर मैं आता हूं बच्चों। रियल गैस में और आइडियल गैस में अंतर क्या है वो देख लो एक बार इक्वेशन की फॉर्म में, फिर मैं आपको समझाता हूं। P प्लस AN स्क्वायर डिवाइड बाई V स्क्वायर, एक आपका ये आ गया बच्चों V माइनस N इंटू B। आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन बनती है और बच्चों यदि मैं इसको ऐसा करूं तो कोई संकट नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू NR इंटू T। अब देखो बच्चों पूरा अच्छे से इक्वेशन देख रहे हैं, मतलब समझ में आएगा सर। देखो नोटेशन तो सारे वही हैं, कुछ A और B नई चीज आई है। A और B क्या होता है बेटा आप जानते हैं, दिस इज वंडरवाल इक्वेशन, और वंडरवाल कांस्टेंट A और B होते हैं। लिख भी रहा हूं A, B, ये क्या बच्चों वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट इक्वेशन ना बच्चों, वंडरवाल इक्वेशन भी होता है। पीएमटी में क्या पूछता है, पीएमटी में ये पूछता है भाई जो आपका ये वाला डाटा ना, ये वाला ये फालतू चीज है, और ये जो फालतू चीज कहां से आई और किसका कारण है। बच्चों पहले का कारण होता है प्रेशर के साथ जो प्लस हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बात। सेकंड वाला जो आया बच्चों ये n, ये आपका n इंटू बी, ये आया बच्चों साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कारण। अब बातें और आपको क्लैरिफाई करता हूं मैं। देखो बच्चों यहां V क्या है, V है आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बेटा आपका V। N इंटू बी क्या है, ये है सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल, ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा इसका मतलब यदि आप बोलो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी तो मैं आपको बता चुका बेटा, कंटेनर की वॉल्यूम ले लो और ऑक्यूपाइड वाली माइनस कर दो। ठीक बच्चों दो फैक्टर आपसे पूछा जाता है सर ये किसके कारण, साइज के कारण ये आया कि ये आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है कि ये, ऐसा पूछा जाता है। वो आप देख लेना P प्लस वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आया बेटा, क्योंकि एक्चुअली IMF की वैल्यू जीरो नहीं होती, कुछ वैल्यू होगी तो P प्लस समथिंग है, और एक्चुअली बच्चों साइज में आपका साइज कभी जीरो नहीं होता, कुछ वैल्यू होगी, इसलिए बेटा ये V माइनस भी हुआ है। सवाल कैसे पूछता है
सवाल ऐसे पूछता है कि कब ऑक्सीजन गैस PV इक्वल टू nRT फॉलो करेगी। मैं जानता हूं ऑक्सीजन रियल गैस, व्हेन हाइड्रोजन विल फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे सवाल कहाँ पूछते हैं सर? बेटा ऐसे सवाल वहाँ पूछते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं सवाल हमेशा यही सोल्व किया हूँ PV इक्वल टू nRT इक्वेशन से, और गैस सारी रियल हैं, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है। फिर अपने को ये सवाल कैसे यूज कर पाते हैं? तो कंडीशन है बच्चों, अलग अलग फॉर्म में है। कब आपकी आइडियल गैस फॉलो करती है, कब आपकी रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करेगी, या कब हाइड्रोजन PV nRT का फॉलो करती है, अलग अलग तरीके से बनता है। कंडीशन सुनो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण। या इस चैप्टर की बोलूँ तो मैं पहली डबल स्टार PMT लाइन लिखवाऊंगा बच्चों। यहाँ पहली डबल स्टार PMT बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। देखो कैसा बच्चों, अपने को दो चीज कंपनसेट करती है, एक तो ये जीरो हो जाए और एक ये जीरो हो जाए तो काम बन जाएगा। क्या ऑक्सीजन एटम का साइज आप छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते, साइज फिक्स है। साइज कैसे हटाओ? जैसे अब 100 मॉलिक्यूल बैठे थे, 0.1 आप ऑक्यूपाई करते थे आइडियल गैस में, 100 मॉलिक्यूल आप बैठे ऑक्सीजन के, मान लो बच्चों आप 10 लीटर ऑक्यूपाई करते तो टोटल तो 90 रह गया। तो मैं 90 नहीं चाहता, मैं 100 चाहता हूँ। तो मैं बोलता एक काम करो, 99 मॉलिक्यूल बाहर चले जाओ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्लास में बैठेगा। इसका मतलब अब रियल गैस है, ऑक्सीजन है, साइज भी चेंज किया, लेकिन मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ 1 रख लिया, बहुत कम, एक मॉलिक्यूल। तो कितनी आपका गैस आपकी कितनी जगह ऑक्यूपाई किया सर? 100 मॉलिक्यूल 10 लीटर करते थे, फिर 0.1 लीटर करेगा। फिर वही बात, यदि एक मॉलिक्यूल है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 100, एक मॉलिक्यूल ने कितना ऑक्यूपाई किया? 0.1। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गई बेटा? 99.9। मतलब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे ना बेटा, बहुत कम जगह घेरेंगे तो मैं V को कंटेनर को गैस का माना जा सकता है। तो एक कंडीशन हो गई, इसको हटाना है। इसका मतलब ये कर लो सर आप, इसको हटाने के लिए वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने का तरीका क्या होता है? लो प्रेशर या लो डेंसिटी। दोबारा सुनो आप बेटा, ये वाला जो चीज है इसको हटाना, IMF जीरो करना है। क्या फोर्स आप जीरो कर दोगे? असंभव बात है। अब मेरी इंपॉर्टेंट आता बेटा, तो शुरुआत में मैंने बकवास लिखा था F(T) ये वो फलान काम कि तापमान जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है। यदि मैं कुछ ऐसा बोलता ना बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर, 2 बार बोलूंगा मैं, वेरी हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशन में भी यूज करूंगा इसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। अरे मान लो, मानने का मतलब सुनना है, मान लो 100 जूल टोटल एनर्जी है, तापमान बहुत ज्यादा है, 99 काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो पोटेंशियल क्या बच गई बेटा? बहुत कम सर, पोटेंशियल तो लगभग जीरो हो गई। अरे पोटेंशियल जीरो होता है, IMF भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या इक्वल टू जीरो है? ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो तरीका ये बना, तो बहुत हाई टेम्परेचर कर दो, IMF लगभग जीरो क्योंकि पोटेंशियल जीरो। सर प्रेशर बहुत कम कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका आइडियल गैस जैसा बन जाए। तो कैसा बेटा? एट हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं बच्चों, हाई टेम्परेचर मतलब क्या होगा? आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब होता है बच्चों आपके लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विदाउट ब्रैकेट में बोल रहा हूं, आप अच्छे से लिखते रहो। मैंने बोला एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैसेस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। अरे बात पकड़ में आई क्या? मैंने आपको पहले FO बोला, फिर मैं IMF लेके आपको मेरे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया कि डिफॉर्म करना मतलब अनस्टेबल का मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी। फिर बेटा मैंने गैस इक्वेशन लिखे, आइडियल भी लिखा, रियल भी। यूज मैं आइडियल ही करूंगा। अलग से कोई मुझे पूछता है इस इक्वेशन को क्या आइडियल गैस फॉलो करती है? बिल्कुल करती है। क्या रियल गैस करती है? बिल्कुल करती है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आइडियल में अपने आप ये जीरो हो जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। क्या रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है? हाँ, कंडीशनल, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। वही मैंने आपको समझाया। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं पहले। जैसे बच्चों में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ एक साथ करवाऊंगा, तो आपका अंदाजा लगेगा बेटा गैस इक्वेशन में किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। आसान टाइप के सवाल पहले मैं करवाता हूँ। 3 एक अच्छा सवाल आपको रिवीजन में देखना, सिंगल स्टार 2 PMT में आया है। देखो कैसे
मैं लिखा बच्चों विच ऑफ फॉलोइंग गैस हैज मिनिमम स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, कौन सी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट सबसे कम है। ऑप्शन भी दिया मैंने H2, N2, O2 और हीलियम। फिर बच्चे सुन लो, पहली बार चैप्टर में लाइन बोल रहा हूँ, 20 बार बोलूंगा। जब भी आपको मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन बोलूं, इसका मतलब बच्चों आपको N2, H2 और O2 लेना है। अरे मुझे एटॉमिक बोलने तो मैं बोलूंगा एटॉमिक हाइड्रोजन, अदरवाइज यू हैव टू टेक H2, N2 एंड O2। सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल ऐसे सॉल्व किया, सर आपने स्टार लगाया था, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है R डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। R कांस्टेंट हटा दो, अरे R को हमने काटा नहीं, कांस्टेंट हटा दिया, मतलब सर जिसका मोलिकुलर वेट मैक्सिमम होगा ना, उसी का तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, मिनिमम। मोलिकुलर वेट देखो, हाइड्रोजन का कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 28, ऑक्सीजन का 32 और ये आ गया 4। आई थिंक राइट आंसर इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं, आपको सोल्व करना है, ऑप्शन भी दूंगा। पीएमटी में सेम सवाल पूछा हुआ है, देखो कैसा। उसने बोला इफ P by rho ratio for a gas is X at 27 degrees Celsius, find P by rho ratio for same gas at 127 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन भी आ गए बेटा, 27 डिवाइड बाई 127x, हाँ ट्राई कर लो, आप बनाने लग जाओ। 127 डिवाइड बाई 27x, और थर्ड वाला आ गया बच्चों 400 डिवाइड बाई 300x, अंत में आ गया बच्चों आपका 300 डिवाइड बाई 400x। अच्छा सा सवाल जो बच्चा सॉल्व करेगा, भयंकर खुशी होगी, जैसे बच्चा होने की खुशी हुई थी। देखो कैसा सवाल कैसे किया जाए, आप लोगों ने ट्राई किया, बनाओ। सर P बाई रो की बात किया तो एक तो आप एक काम करो, इसको सेम गैस को अंडरलाइन कर लो, गैस का परिवर्तन नहीं किया है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, एक बात हो गई, बहुत बढ़िया भाई। सर सवाल में पूछा गया है P, इसको भी आप हाईलाइट कर लो। अब मैं सवाल करना शुरू करता हूँ। क्या P बाई रो का कोई फॉर्मूला तुम जानते हो? हाँ, P बाई रो इक्वल टू RT डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। बहुत शानदार बात है भाई ये तो। अच्छा, जो कांस्टेंट चीज है उसको हटा दो। सर R तो कांस्टेंट है, अच्छा तापमान कांस्टेंट है ना, अलग अलग वैल्यू है सर। गैस सेम है, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट हटा दी बेटा। P बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान। पहले आप प्रोपोर्शनलिटी ही बनाओगे, फिर ही आप सोल्व करोगे। फिर भी बच्चों फिक्स जो आपको निकालना है, P बाई रो वैल्यू 2 आपको ऊपर रखना बेटा, P बाई रो 1 ऊपर रखना, आपको नीचे आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऊपर आ गया T2 डिवाइड बाई यहाँ आ गया T1। सर मैं ऊपर 1 नहीं कर सकता, कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत कर दोगे, सवाल गलत हो जाए, लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा जो निकालना उसको आप ऊपर रखा, डिवाइड बाई x। तापमान किस में पुट करना है, डिग्री या केल्विन में? और अभी तो बताया था आपको डिग्री में नहीं करना, केल्विन में करना है। आंसर आएगा बच्चों केल्विन में 400 डिवाइड बाई 300, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा। एक टाइप का सवाल है बच्चों, एक बहुत रिपीटिव सा सवाल है, वो सवाल और मैं देके देखता हूँ आप कैसे बनाओगे। मैं पहले ऑप्शन लिख रहा, इंक्रीजिंग, अच्छा पहले ऑप्शन रजनीकांत हो तुम ना, रजनीकांत नहीं मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। फोर्थ वाला क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ है। इफ आइडियल गैस फॉलोज P स्क्वायर इंटू V कांस्टेंट ऑन एक्सपेंशन ऑफ गैस टेम्परेचर विल, ऐसा सवाल आ गया भाई। यदि आप एक्सपेंड करते, नया वर्ड है बेटे एक एक्सपेंशन, एक वर्ड है नया एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम का बढ़ना। जब वॉल्यूम बढ़े तो तापमान में क्या प्रभाव देखना है। अच्छा कैसे सोचना देखते हैं। सर पहली बात तो जो लिखा हुआ ना उसको लिख लो एक बार सवाल को, P स्क्वायर इंटू V कांस्टेंट। अब सोचते हैं, सोचने लगे मैं तुम्हें सिखवाता हूँ। सर देखो मैं तो ऐसे जानता हूँ y प्रोपोर्शनल टू x होता तो सीधा था y बढ़ेगा x बढ़ेगा, यदि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता तो बेटा सर y बढ़ेगा x घटेगा। इतनी कहानी तो मैं जानता हूँ।
ये कहानी मैं नहीं जानता सर। फिर मैं बोला बच्चों ध्यान दो, उसने बोला तापमान का क्या प्रभाव है, एक्सपेंशन के साथ क्या प्रभाव है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ तापमान का क्या प्रभाव है। क्या प्रेशर की तुम्हें जरूरत यहां लग रही है? मुझे तो नहीं लगती है। जिस चीज की जरूरत नहीं फालतू उसको हटा दो। PV इक्वल टू NRT, तो P की जगह क्या आ जाएगा बेटा, T बाई वी। लिख के देखता हूं, T स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी इज कॉन्स्टेंट के, एक से एक पावर कैंसिल, T स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू वी और T स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब उसने बोला भी है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ी है इसलिए तापमान भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज। अरे बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छा। क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकता था मैं कि सर वॉल्यूम आपने 8 गुना कर दी, तापमान बताओ, तो मैं क्या करता बेटा, T2 डिवाइड बाई T1 होल स्क्वायर, समझ रहे बात को, इक्वल टू V2 बाई V1। V1 और V2 दिया था, T1 था, अपने पास T2 आ जाता। सवाल का लेवल धीरे धीरे मैं इंक्रीज करता हूँ। सवाल नंबर 4 आप देखो बच्चों, इसके ऊपर डबल स्टार मैंने लगाया, लेकिन डबल स्टार PMT मेंशन नहीं किया। PMT में शायद सवाल नहीं आता इस टाइप का, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस टाइप से पूछा जा सकता है। देखो कैसे, उसने बोला एन आइडियल गैस इज filled in a rigid container, ऐसे है, एक रिजिड कंटेनर में भरा हुआ है आइडियल गैस। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस, देन pressure increases by 1%. Find initial temperature of gas. डेंजरस सवाल है, ऑप्शन लिख लेना एक बार इसका। 250 केल्विन, 500 केल्विन, आपका 1000 केल्विन और बच्चों आपका आ गया 500 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग ऑप्शन आए, आप लोग बना के देखो, 1 मिनट का टाइम लो, बना के देखो। बनाते हैं, सोचते हैं, ट्राई आपने किया होगा, अब सोचते हैं सर सवाल को शुरू कैसे करूं। शुरू करने से पहले आप सवाल को पहचानना सीखो। सर सवाल को पहचानने के लिए क्या, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन कैसे? रिजिड कंटेनर कैसा होता है बेटा, जैसे घर का गैस का सिलेंडर, चाहे गैस भरी हो चाहे गैस ना हो, सिलेंडर ना तो गैस निकलने के साथ पिचकता है, ना ही भरने के साथ फूलता है। जैसे सिलेंडर है ऐसा ही रहता है, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, उसको रिजिड कंटेनर बोलते हैं। फिर मैंने बोला जैसे इंक्रीजेड बाई दिखे और डिक्रीज बाई दिखे, आप लिख लो। इंक्रीज बाई लिखा तो इसका मतलब सर आपको जो दिया ना बेटा, डेल्टा T दिया है 5 डिग्री। बच्चों परसेंटेज का आपको मैंने याद करो, थर्मल एक्सपेंशन में परसेंटेज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या करें, फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100 कर लो। तो इसका मतलब dP बाई P, ये फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100 कर लो। आपको बच्चों ये 2 वैल्यू दी हुई है। बच्चों यहाँ से समझ में भी आया मुझे कि सर कुछ भी हो जाए मुझे डेल्टा T और डेल्टा P की जरूरत है। अच्छा भाई, आप जो जानते हो लिखो, PV इक्वल टू NRT। बच्चों यहाँ देखो बेटा, रिजिड कंटेनर V हटा दिया, आपका R हटा दिया, कांस्टेंट है। सर उसके अलावा क्या देखो आप बच्चों, आप N भी हटा दो बेटा, गैस हमने चेंज नहीं किया, कंटेनर के अंदर ही, रिजिड कंटेनर के अंदर ही अपने तापमान को, प्रेशर को परिवर्तन किया। तो ऐसा कुछ बन गया, P इज इक्वल टू K इंटू T। K रिप्रेजेंट कांस्टेंट बेटा ना। फिर सोचते हैं, दोबारा सोचवाता हूँ आपको। सर डेल्टा लेके आने का क्या मेथड है, DP कैसे लेके आऊँ मैं? आपको मैंने थर्मल एक्सपेंशन में बताया, बेसिक मैथ्स में बताऊंगा। जब भी डेल्टा आपको चाहिए, सबसे आसान और इजी मेथड डिफरेंशिएट इट। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू T इज इक्वल टू K। DP को यही रखा बेटा, K इंटू DT। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब 2 डिवाइड बाई 1 करो बच्चों, कुछ कुछ आइडिया लगने लग जाएगा। DP बाई P और बच्चों DT बाई T। अच्छा रुक जाओ, फिर सोचते हैं। सर कुछ डाटा मेरे पास दिया हुआ है, DT दिया हुआ है, एक DP बाई P इंटू 100 दिया हुआ है सर। तो एक काम करो, गुणा में 100 कर लो, उसमें कितनी बड़ी बात है। ये कितनी वैल्यू दिया हुआ है 1। अच्छा इतने होशियार बच्चे। डेल्टा T क्या दिया हुआ 5 डिवाइड बाई T इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, T यहाँ 500, आंसर आ गया 500 डिग्री। तुम लोगों ने खुशी से ताड़ियां बजाई, लेकिन आंसर जो है गलत। आंसर क्या आ गया बेटा, टेम्परेचर इज 500 केल्विन। सर यहाँ पुट अपने डिग्री में किया, आंसर कैसे आ गया केल्विन में?
बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर आपको केल्विन में ही यूज करना एक बात, और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री और केल्विन में बात बराबर होता दूसरी बात। तो एक्चुअली मैंने पुट ही 5 केल्विन किया है, मैं डिग्री पुट ही नहीं कर सकता, इसलिए मेरा आंसर भी 500 केल्विन आया है। बच्चों ये मैंने ऑप्शन आसान दे दिया आपको, ऑप्शन में डिग्री में देता ना बेटा 500, 223, 1000 डिग्री, 250 डिग्री। अब पक्का 500 डिग्री टिक करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गई सर यहाँ केल्विन भी है, तो मास्टर सारी केल्विन के बारे में पूछना चाहता है। केल्विन ना होता ना पक्का गलत करते तुम क्वेश्चन में। एक टाइप के बेसिक सवाल आपने किए जिसमें आपने गैस इक्वेशन का उपयोग किया। अलग अलग आपको 2 सवाल 3 सवाल करके दिखता हूँ। कंटेनर मिक्स वाले ऐसा कुछ होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ, पीएमटी में नहीं पूछते, आपको बस समझा रहा हूँ वैसे बच्चों। वॉल्यूम V है, ये 100 किलो पास्कल एक आपका प्रेशर, 300 केल्विन आपका टेम्परेचर। सेम यहाँ भी बच्चों आपका लिखा मैं दूसरा कंटेनर है, 200 किलो पास्कल है, 600 केल्विन और वॉल्यूम V है। इन दोनों कंटेनर को आपने पतली से नलिका से जोड़ दिया, नैरो पाइप। नैरो बोलने की इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं बोला नैरो, मजा नहीं ले रहा मैं बोल रहा हूँ। फाइनल प्रेशर आपको निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल प्रेशर इफ टेम्परेचर इज 400 केल्विन। बच्चों लिखा हुआ है, ये आपको लिख के देगा ऐसे कि तापमान आपका वही है। 2-3 डाउट आपके दूर करता हूं। ऐसे सवाल में पहली शंका, सर यहां से यहां गैस गई, जैसे हाई प्रेशर है बच्चों आपका 200 किलो पास्कल, जब पतली सी अपने पाइप से जोड़ा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस जाने लगी, उसके आगे आ गई। कब तक जाएगी सर? जब तक जाएगी बेटा जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। प्रेशर डिफरेंस से मास ट्रांसफर होता है। सर ये दोनों तापमान जो है बराबर होना जरूरी है क्या? ये दोनों तापमान बराबर होना जरूरी नहीं, उसकी मर्जी है भाई। सवाल में बोला बराबर तो मैं बराबर मान लिया, नहीं बोला तो नहीं मानता। तो क्या सर तापमान अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे तो नहीं पड़ता भाई, तुम्हें पड़ता तो मुझे पता नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं जानना, जब आपने कनेक्ट किया ना फाइनल प्रेशर सेम रहेगा, लॉजिक है मास ट्रांसफर इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है? बस हीट ट्रांसफर होगी यार, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं प्रेशर पूछा तो मैं मास को देखता हूं। बच्चों नैरो पाइप बोलने का एक आपका लॉजिक है बेटा, यहाँ कोई गैस इंटरप्ट नहीं है, यहाँ कोई गैस नहीं रहेगी। मतलब सर यदि आपके यहाँ N1 मोल है और यहाँ N2 मोल है, तो यहाँ यदि बच्चों आपका यहाँ से यहाँ गैस आने के बाद N1 डैश और यहाँ N2 डैश, कुछ भी हो जाए बच्चों, मान लो यहाँ 5 मोल और यहाँ 10, 15 मोल है, आपने मिला दिया, गैस जाए कहीं से कहीं जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों कंटेनर में मिला के 15 से ज्यादा मोल नहीं होने वाले। क्या गैस कहीं बाहर गई है? नहीं। क्या गैस कुछ ऐड किया है? नहीं। इसका मतलब सर नंबर ऑफ मोल सेम है। अरे इतनी बढ़िया बात बोल दी, नंबर ऑफ मोल सेम है तो क्या मोल कंजर्वेशन लगा दूं क्या? देखना मैंने बढ़िया लिखा गया बच्चों, इसके N1 और इसके N2 जोड़ लो, बाद में N1 डैश और N2 डैश के बराबर किया। देखो N1 की वैल्यू PV डिवाइड बाई RT। पहले वाले का देखो बेटा, इसके लिए P माने 100, V माने V, R इंटू T माने 300। अगले वाले का देखो बेटा 200 V R इंटू 600। आगे देखा P फाइनल V R इंटू 400। और इसका देखा बच्चों लास्ट वाले का P फाइनल N2 डैश का V R इंटू 400। कई शंकाएं बच्चों के मन में उत्पन्न हो जाती हैं, सर बाद में एक साथ 2V ले लो क्या? भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं तो रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। क्यों बेटा? यदि टेम्परेचर ये 400 और 400 ना होके इस सवाल में सही बैठेगा। यदि ये 600 और 800 होता तो अलग अलग तापमान होते, तो फिर यही मेथड करेंगे। मेरे बात समझ में आई क्या? 2V इसमें सही हो सकता, हमेशा सही नहीं है। जो हमेशा सही उसी को लिखेंगे। दूसरा तुम्हारा डेंजरस सवाल मेरे पास फिर आया, सर वॉल्यूम तो चेंज किया नहीं, आपको कैसे पता वॉल्यूम वही रहेगा? फिर मैं आपको समझाया, घर वाला गैस का सिलेंडर लेना, जाके पाइप हटा देना, गैस चला देना, उससे गैस बाहर भी निकल गई। क्या तुम्हारा सिलेंडर पीछे के छोटा हो गया क्या? मेरे ख्याल से नहीं होता, हमारे घर में नहीं होता, तुम्हारे घर का नहीं पता है। तो जब नहीं होता तो ये भी रिजिड कंटेनर, ये भी छोटे नहीं होते, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने एक्सपांशन आपको समझा था बच्चों, नीचे से काटो थर्मोमेट्री में, तो V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर कैंसिल, नीचे से 2 0 2 0 2 0 2 0, क्या बन जाएगा? 100 डिवाइड बाई 3। ये सोल्व किया, 100 डिवाइड बाई 3। आगे और देखना एक बार, P फाइनल मैंने कॉमन ले लिया और अति सुंदरता से 1/4 और 1/4, लिखाई भी सुंदर हो गई है। तो भाई देखा 200 डिवाइड बाई 3,
पी फाइनल बेटा 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। इतनी हिंदी बोलोगे मास्टर, हिंदी नहीं बोल रहा इसलिए मजा ले रहा। 1/2 हो गया बच्चों 1/2। तो पी फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा 400 डिवाइड बाई 3 और सोल्व किया तो 133.33 किलो पास्कल। अरे बढ़िया सवाल है क्या, बहुत आसान सवाल है बच्चों। अपने मोल को कंजर्व किया और आंसर आ गया। डाउट अलग अलग हो सकते हैं, सर किलो पास्कल में वैल्यू की यूज किया। अरे बेटा रेशियो बेस्ड सवाल है, इक्वल होकर कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं, आंसर किलो पास्कल में आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, बनाओ शाबाश आप। अति डेंजरस सवालों की श्रेणी का एक अगला सवाल और देखते हैं। ऑप्शन देखा उसने, ऑप्शन देखा कि खतरनाक है, ऐसे देख के डर लगे। 254 mmOHg, फिर देखना एक बार 506 mmOHg। सर mmOHg इतना खतरनाक नाम है। 3 लिखा बच्चों 54 mmOHg, आधे तो ऐसे ही मर चुके हैं, ऑप्शन देख के डर गए कुछ तो, है ना। mmOHg, अच्छा भाई। सवाल बोला ऑक्सीजन गैस एनटीपी पे है, ऑक्सीजन गैस एनटीपी बॉस, ऑक्सीजन एनटीपी वाली को अपने पतले से दूसरे कंटेनर से जोड़ दिया, जो कंटेनर पहले खाली पड़ा था, एम्प्टी कंटेनर है, 11.2 लीटर वॉल्यूम है, 11.2 लीटर वॉल्यूम है, ऐसे 11.2 लीटर ऐसा। बताओ ड्रॉप इन प्रेशर क्या होगा, आपसे पूछा बच्चों ड्रॉप इन प्रेशर। फिर दो सॉरी इतने डेंजरस वर्ड, एक तो आपने ये लिख दिया फिर ड्रॉप भी बोल रहे हो उल्टा सीधा। दोबारा समझाता हूं बच्चों, अपने पास 2 चीजें आती है बेटा, एक एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी, उसका डाटा पहले यहाँ नीचे लिख रहा हूं, उसको आप सोचो। यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं, यहां एनटीपी लिखा बेटा, यहां बच्चों एसटीपी लिखा। डाटा सुनना एक बार आप, अब बोले मजाक कर दिया गया। प्रेशर दोनों में 1 atm, यहां भी और यहां भी। वॉल्यूम दोनों में 22.4 लीटर और 22.4 लीटर। अच्छा सर फिर नाम अलग अलग क्यों है? अरे नाम इसलिए अलग है भाई, तो 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस एनटीपी होता है, 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री, और 0.01 के अलग नाम रख दिया बेटा। इस 0.01 का महत्व है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक्चुअली। फिर डायग्राम में आपको समझाऊंगा। ट्रिपल पॉइंट है वाटर के लिए, ट्रिपल पॉइंट माने जहां तीनों फेज एक साथ होते हैं, वाटर, आइस और स्टीम, सब कुछ बस समझेंगे। न्यूमेरिकली एनटीपी और एसटीपी को मैं एक ही मानूंगा, तापमान 273, वॉल्यूम 22.4 और प्रेशर 1 atm। ठीक है बेटा, तो प्रेशर यहाँ 1 atm है, एनटीपी है, तो वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर। अच्छा सुनना बात को बच्चों, मैं वॉल्यूम को देखो बेटा क्या करते हैं, वॉल्यूम को मैं मल्टीपल में लेना चाहता हूँ। 11.2 और 22.4 को मैं वैल्यू पुट नहीं करना चाहता हूँ, तो मल्टीपल में ले लेते हैं। 11.2 को मैंने बोल दिया ये v है, 22.4 क्या हो जाएगा बेटा 2v। एक बात ये क्लैरिफाई हो गई, ठीक है। फिर लिखा वही सर ये n1 प्लस n2 और n1 डैश प्लस n2 डैश। अच्छा भाई बहुत अच्छा। सर n2 की कोई वैल्यू है ही नहीं, क्यों लिख रहे हो? अरे लिखने की मेरी आदत है, लो अब खुश हो गए। अच्छा 1 atm को क्या यूज करूं बेटे? 1 atm को पास्कल में यूज करूंगा? नहीं करना चाहिए। क्यों? सर ऑप्शन दिखाई दे रहा अपने को mmOHg। तो 1 atm की वैल्यू क्या होती है 760। v क्या बच्चों यहाँ इस कंटेनर में 22 तो 2v r इंटू टी। पी फाइनल नहीं पता, वॉल्यूम क्या बेटा इस कंटेनर की बाद में भी 2v, और इस कंटेनर की बाद में वॉल्यूम क्या है 2v और डिवाइड बाय r इंटू टी। ये क्या आ गया बच्चों पी फाइनल छोटे वाला, वॉल्यूम v r इंटू टी। सर r इंटू टी कैसे ले लिया आपने? बच्चों तापमान कांस्टेंट लेना पड़ता है, फ्री एक्सपांशन में समझा भी दूंगा, लेकिन कोई जिक्र नहीं किया तो मुझे लेना भी पड़ा है। वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल, तो पी फाइनल आ जाएगा बेटा 760 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, और तुम्हारा आंसर आ गया 506 mmOHg। सही आंसर लिखा है क्या? अच्छा कितने बच्चों का आया? ओह सबका गलत। सवाल क्या बोला उसने, देखो अच्छे से दोबारा। ड्रॉप इन प्रेशर, भाई ड्रॉप कितना हुआ? पहले से परिवर्तन क्या हुआ? पहले कितना था 760, अब कितना है 506। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, सिल्ली मिस्टेक नहीं थी, मिस्टेक का होता है ना। अरे सारा सवाल सॉल्व करके गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल जैसे आपका हुआ हो जाता है। एक सवाल और, अंतिम सवाल आज का। आपसे कुछ बात पहले पूछता हूं मैं, क्या बेटा ओपन कंटेनर में गैस हो सकती है?
अच्छा नहीं, तेरी भी नहीं। अच्छा, मोदी को नहीं सुनते क्या? आधे गिलास में पानी है, आधे में एयर है, एयर से भरा हुआ। अरे मोदी ऐसे थोड़ी बोलता है, बेवकूफ़ थोड़ी, प्रधानमंत्री अगला। आधे गिलास में एयर है भाई, अपने रूम में एयर है, गेट खोल देता हूँ, गेट खोलने से बाद क्या एयर नहीं है क्या? बिल्कुल है बेटा। ओपन कंटेनर में एयर रहती है, मतलब एयर इज अ गैस, ठीक है भाई, रहती है। एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ बेटा, ओपन कंटेनर का पहला ये यकीन करना अपने आप को, हाँ सर ओपन कंटेनर में गैस होती है। एक बात वो देखो कैसा, आपके पास बच्चों अंतिम सवाल आ गया आज का। एक ओपन कंटेनर है, वहाँ 27 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास एयर है या ऑक्सीजन जो भी, चलो मैं एयर लिख देता हूँ, एयर जो है फील्ड है बेटा 27 पे। ऐसा तापमान आप बताओ जहां 1/4 अमाउंट, वो लिखवाऊंगा अच्छे से, अमाउंट इज एस्केप्ड आउट, 1/4 अमाउंट इज एस्केप्ड आउट। ऐसे सुन लो एक बार अच्छे से लाइन लिखवाता हूं। एयर इज फिल्ड इन एन ओपन कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस। एयर इज फिल्ड इन ए कंटेनर at 27 degree Celsius. What should be temperature of gas such that 1/4 amount of gas is escaped out of container? सही बात है। देखो एक बार, PV इक्वल टू nRT। एक बात ये लो, क्या क्या कांस्टेंट हटाना एक बार। सर V कांस्टेंट है, कैसे पता? सर रिजिड कंटेनर हमने पढ़े हैं, घर पे चाहे ग्लास देख लो, चाहे बाउल देख लो, चाहे अपना रूम देख लो, रिजिड कंटेनर वॉल्यूम चेंज नहीं होती। आर भी कांस्टेंट। प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट यार, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर 1 atm लिख भी देता हूं मैं, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो वैल्यू फिक्स है। क्या बच गया बेटा? N1T1 इक्वल टू N2T2। इस सवाल में सबसे ज्यादा गलती क्या करता बच्चों? यहाँ N मोल, ये बात सही है, आप यहाँ n/4 मत लेना बच्चों, बचे हुए मोल लेने। n/4 तो निकल गए, बचे कितने बेटा? 3/4। तो n इंटू 300, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3n/4 इंटू T2 नहीं पता, सॉल्व किया तो T2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 400 केल्विन। अरे जो थोड़ा सा भी गलत करेगा ना बच्चा, वो गलत करने की संभावना ये n/4 लेगा, गलत कर देगा। तो पहली बात यहाँ से समझ में आई बच्चों, आइडियल और रियल गैस दो चीज़ें होती हैं, दोनों में टेम्परेचर डिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी है। आइडियल में IMF 0 होता है, कुछ अजम्पशंस थी पढ़ी आपने, अलग अलग इक्वेशन पढ़ी। रियल गैस वाली इक्वेशन हमेशा आइडियल गैस भी फॉलो करती है, आइडियल गैस को रियल फॉलो कर सकती, कंडीशनल है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हमने पढ़ा, अलग अलग सवाल हम देखे बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।